हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। मैं आज एक जो कंपटीशन के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जनगणना। यानी कि यहाँ से 1, 2 या क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम से कम ज़रूर आते हैं। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम है जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। यहाँ से कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर आता है। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए जुड़ते हैं टॉपिक से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा समय न गंवाते हुए। भारत की जनगणना के अंतिम आंकड़े। अंतिम आंकड़े क्यों यहाँ पे लिखा हमने? अंतिम आंकड़े इसलिए क्योंकि इसके पहले बहुत सारी किताबों में अनंतिम आंकड़े भी दिए हुए हैं, जो कि कभी कभी परीक्षा में गलत हो जाते हैं। उसमें काफ़ी अंतर भी देखा जाता है। तो हम अंतिम अंतिम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं भारत की जनगणना के इतिहास के बारे में। भारत में जो प्रथम जनगणना की गई है वो 1872 में की गई है और लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में किया गया है। जो यह कि वास्तव में देखा जाती है अनियमित जनगणना थी। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम बार भारत में जनगणना कब की गई? 1872 में की गई थी। और ये वास्तव में देखा जाए तो कैसी जनगणना थी? अनियमित जनगणना थी। इसके बाद फिर जो है संपूर्ण भारत की प्रथम जनगणना की बात करें हम तो 1881 में की गई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी और नियमित रूप से की गई थी। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत की नियमित जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यानी कि यहाँ पे बात करता है, पूछता है कि भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी वो किस क्रम की जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। ठीक दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। 2011 जनगणना जो की गई थी वो 9 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य की गई थी। ठीक है। तो इसके बाद अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जातिगत जनगणना 2011 में संपन्न हुई। यानी कि जो स्वतंत्रता जब से प्राप्त हुई, यानी 1947 के बाद जब भी पहली बार की जनगणना की गई या फिर उसके बाद जितनी भी जनगणना हुई हैं उनमें जातिगत जनगणना नहीं की गई थी। यानी कि सर्वप्रथम 2011 में जातिगत जनगणना की गई थी। और 2021 में ओबीसी की जनगणना होगी। यानी कि जो अभी जनगणना हुई नहीं है, तो 2021 में जब भी जनगणना होगी वो ओबीसी की जनगणना भी होगी। यानी कि यहाँ पे पूरे देश की जनसंख्या की जनगणना के साथ साथ ओबीसी की जनगणना भी होगी। ठीक है। तो अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो ये भी कभी कभार पूछ लेता है। फिलहाल ये वनडे एग्जाम में विशेषकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यानी 2011 की जनगणना का जो नारा था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। भारतीय जनगणना जो की करवाई जाती है या की जाती है वो जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर भारत में जनगणना का आधार यदि अगर पूछता है तो भारत में जनगणना का आधार जो है जनसंख्या की संरचना है। और जनसंख्या की संरचना क्या होता है? तो जनसंख्या की जो संरचना होती है उसमें किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले, वो चाहे जिस देश की बात करें, तो यदि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो लोगों की संख्या तथा उनकी आयु, भाई जहाँ पर लोग निवास करें उनकी कोई निश्चित आयु होगी। लिंग होता है, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, जनघनत्व और व्यवसाय, ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात आदि को जनसंख्या की संरचना कहते हैं। तो इन्हीं को आधार बनाते हुए भारतीय जनगणना की जाती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। भारत की जो जनगणना है तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के नेतृत्व में 30 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। देखिएगा, बहुत गुड़ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। जो जनगणना की गई थी वो कब की गई थी? 2011 में की गई थी। जनगणना कब की गई थी? जनगणना 2011 में की गई थी। लेकिन जो अंतिम आंकड़े दिए गए थे जनगणना के वो हैं 2013 में। कब? 30 अप्रैल 2013 को इसके अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। ठीक, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। इस तरह से जनगणना 2011 और अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो 30 अप्रैल 2013 को। और किसके द्वारा? तो डॉक्टर सी चंद्र मौली के नेतृत्व में जारी किए गए थे।
और 2011 के जो धार्मिक आंकड़े हैं, जो जनसंख्या संबंधित, जनगणना से संबंधित, उसको भी डॉक्टर सी चंद्रमौली के द्वारा ही जारी किए गए थे। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद 2015 में, 3 जुलाई 2015 में, जो हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं अरुण जेटली साहब ने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़े जारी किए थे। कहाँ पे? दिल्ली में। आप सोचिए, देखिए, 2011 के जनगणना के आंकड़े 2015 में जारी किए। कौन? अरुण जेटली साहब ने। तो इस तरह से ये कुछ इतिहास रहा जनगणना से संबंधित। अच्छा, यदि हम भारत के जनगणना की बात करें तो कुल जनसंख्या, जो भारत की कुल जनसंख्या यानी कि स्त्री पुरुष बच्चे सबको मिला करके जो कुल जनसंख्या है वो 121.08 करोड़ है। यानी कि 121085497 हम ऐसे इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। वैसे क्लियर डाटा बहुत कम पहुंचता है, लेकिन आप याद रखिएगा 121.08 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। देखिए, हमारे भारत के क्षेत्रफल की अपेक्षा भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। कुछ कुल पुरुष संख्या की यदि बात करते हैं तो 62.32 करोड़ कुल जनसंख्या है, जो कि केवल पुरुष की है। उसमें अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो 51.47% है। इसी तरह से कुल महिला की यदि हम बात करें तो कुल महिला की जनसंख्या जो है 58.75 करोड़ है। लेकिन यदि हम कुल महिला की प्रतिशत की बात करें तो 48.53% है। इसी तरह से 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या की यदि बात करें, यानी कि किसकी? शिशुओं की बात करें, शिशुओं की यदि हम बात करें तो इनकी 13.6% की जनसंख्या है। इस तरह से ये एक मोटा मोटा खाका हमने देख लिया। कुल जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों के यदि क्रम देखते हैं तो सब पूरे भारत में राज्यों का क्रम, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। देखिएगा, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। अगर हम ट्रिक की बात करें तो उप विप आंध्रा, मतलब उ से उत्तर प्रदेश और मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार और पा से पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। पांचवें यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद फिर यदि हम बात करें टोटल की, यदि अगर देखिए यहाँ पे देखिएगा, टोटल की यदि हम बात करते हैं तो एसटी का मतलब स्टेट, ये देखिए स्टेट में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। इस तरह से अगर हम यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली की है जनसंख्या, इसके बाद फिर लक्षद्वीप की है। इसको हम ट्रिक से याद करें तो हम देख सकते हैं, ट्रिक से जो है उसी दिल का मतलब उ से उत्तर प्रदेश, सी से सिक्किम, यानी एक सबसे ज़्यादा एक सबसे कम स्टेट की बात हो गई। इसी तरह से दिल में दिल्ली और ला से लक्षद्वीप। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, तो समझते चलिएगा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? दिल्ली पे, दूसरा है पांडुचेरी पे, तीसरा है चंडीगढ़ पे। तो पहला दिल्ली, दूसरा पांडुचेरी, तीसरा चंडीगढ़। इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। दीपू चंडी, डी से दिल्ली, पू से पांडुचेरी, च से चंडी, दीपू चंडी यानी सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दीपू चंडी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य के आरोही क्रम का मतलब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी अधिकतर लोग यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं जब आरोही अवरोही में आ जाता है, तो यहाँ पे समस्या हो जाती है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे कम पहले, सबसे ज़्यादा लास्ट में रहेगा। तो देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या में 5 राज्य हैं। देखिए, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। यानी कि यदि बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या न्यूनतम वाले में से बात करें तो नागालैंड की, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है, फिर मिजोरम की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, फिर गोवा की है, फिर नागालैंड की। ट्रिक से हम याद करें तो सीमी अरु गोना। सीमी अरु गोना का मतलब सी से सिक्किम, मी से मिजोरम और अरु से अरुणाचल प्रदेश और गो से गोवा तथा नागालैंड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करें हम तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा सबसे निम्न जनसंख्या यदि की बात करें तो सबसे निम्न जनसंख्या है लक्षद्वीप की। इसके बाद फिर दमन दीव आता है, फिर दादरा नगर हवेली आता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जैसे दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अभी वर्तमान में दोनों को जोड़ दिया गया है,
तो याद रखिए कि ये 2011 के आंकड़े हैं। 2011 में ये सब अपने अलग अलग थे, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी अलग अलग कर दिए गए। तो उस समय ये दोनों एक में थे, इसलिए दोनों को मिला करके ही तो उसी जनसंख्या के अनुसार ही आपके पेपर में, हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब जो वर्तमान में है उसका आंकड़ा 2021 से आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको अच्छा ट्रिक से याद कर सकते हैं। लद्दा, लद्दा का मतलब लक्षद्वीप, और द से दमन द्वीप, और दा से दादरा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात कि 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो यदि बात करें हम, तो भारत की जो औसत जनघनत्व वो 382, यानी 382 लोग 1 किलोमीटर के अंतर्गत वर्ग क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। यही बात करता है। 2001 की हम बात करते हैं तो 325 थे, अर्थात कि जनघनत्व भी बढ़ा हुआ है। इसके बाद हम जनघनत्व में सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करते हैं तो बिहार की सबसे ज़्यादा है, और जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। इसके बाद फिर यूनाइटेड टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा है, और अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे कम जनघनत्व है। यानी यहाँ ट्रिक की बात करते हैं तो घन बड़ा, घन से मतलब घनत्व, और बी से हो जाता है आपका बिहार, ए से आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, और इधर दो यूनियन टेरिटरी को जोड़ लीजिए, डी से दिल्ली और ए से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से जन घनत्व में घन बड़ा। ठीक दोस्तों, याद रखिए, घन बड़ा। इसका सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्यों का क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए, अवरोही का मतलब घटते हुए, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए। तो देखिएगा, राज्यों की यदि बात करते हैं तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये राज्यों की बात करते हैं। तो बिहार का स्पेशल कभी कभार पूछ लेता है कितना है जनगणना, तो 1106 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है 1028, जो कि पश्चिम बंगाल पे। तो विशेषकर बिहार का और पश्चिम बंगाल का याद रखेंगे आप। यदि हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक में बिहार पश्चिम के उत्तर में। वैसे भी यदि अगर हम मैप में देखें तो बिहार जो है लगभग पश्चिम बंगाल के उत्तर में पड़ता है भाई। अब देखेंगे, ये हो जाता है भारत का नक्शा, ये, और इसके बाद ये आपका ये, तो यहाँ पे लगभग बिहार पड़ता है, यहाँ पे लगभग पश्चिम बंगाल लगभग पड़ता है। तो ये जो एरिया आपका पश्चिम बंगाल का है तो लगभग उत्तर में है। तो इसी तरह से ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि बिहार पश्चिम के उत्तर में, उत्तर है, बी से बिहार, और पश्चिम से पश्चिम बंगाल, के से केरल, उत्तर से उत्तर प्रदेश है ही है, और आपका है से हरियाणा। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। फिलहाल बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इसमें सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यूनियन टेरिटरी की यदि हम बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, यानी दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन दीव और लक्षद्वीप। तो दिल्ली की सबसे क्या है, अधिक जनघनत्व है। इसके बाद चंडीगढ़ का, फिर पांडुचेरी का, फिर दमन दीव, फिर लक्षद्वीप। दिल्ली का क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार के बहुत सारे साधन हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनसंख्या अदर लोगों के आने के बाद भी जनघनत्व बढ़ जाता है। इस तरह से दिल्ली का जनघनत्व अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में, और लक्षद्वीप का सबसे कम है। सबसे कम नहीं, लेकिन ये बड़े सर्वाधिक में से सबसे नीचे का स्थान है। इस तरह से के बाद ट्रिक की बात करते हैं तो देसी पी दम लगा के, देखिए कितनी मस्त ट्रिक है भाई। लोग खुल कर नहीं बात करेंगे, मतलब जो अल्कोहल पीते हैं तो एक दूसरे को चर्चा करते हैं, दोस्तों में से कहते हैं देसी पी दम लगा के, मतलब देसी शराब पियो दम लगा के। वही ट्रिक की बात करते हैं। दे से दिल्ली, और सी से चंडीगढ़, और पी से पौंडीचेरी, दम से दमन, और लगा के मतलब लक्षद्वीप। इतना याद रखिए कि साइलेंट है आपका। तो देसी पी दम लगा के किसकी बात करते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी के जन घनत्व की। ठीक, इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों के क्रम में यदि देखें तो न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों के क्रम में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, और देखिए आरोही क्रम में, यानी कि सबसे कम पहले स्थान पर आएगा। तो ये पहला स्थान पर कौन, अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे नागालैंड, और पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश। यदि हम ट्रिक की बात करें तो आरू मिसी नाही मतलब कि ये और मुझसे नहीं होगा, इसका अर्थ ये होता है आरू मुझसे, और मुझसे नहीं होगा, आरू मिसी नहीं। कोई जैसे पढ़ाई करना है तो हमसे पढ़ाई नहीं होगी, यानी कि आरू मिसी नहीं, और हमसे नहीं होगा। इसकी ट्रिक यही ऐसे याद करिएगा। तो आरू से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, सी से सिक्किम, इसके बाद ना से नागालैंड, ही से हिमाचल प्रदेश। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्यों ना न्यूनतम जनघनत्व हो,
नागालैंड में क्यों ना हो, क्योंकि ये सब पहाड़ी राज्य हैं और पहाड़ियों में आप जानते हैं कि वहाँ पे ना तो अच्छे से घर बनाया जा सकता, ना तो अच्छे से किसानी की जा सकती, ना तो इंडस्ट्रियाँ लग सकें। इसलिए इन इन क्षेत्रों का जो है जनघनत्व कितना है, बहुत कम है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश का विशेष याद रखिएगा, कभी बार पूछ लेता है 17, और सिक्किम कभी कभी बार पूछ लेता है तो 86। ठीक है, सुमेलित करने के लिए आता है जैसे नेट JRF के क्वेश्चन पेपर में। तो देखते हैं इसके बाद यूनियन टेरेटरी की यदि बात करते हैं तो यूनियन टेरेटरी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सबसे क्या बोलते हैं जनघनत्व तो सबसे कम है। इसके बाद फिर दादरा नगर हवेली का, फिर इसके बाद लक्षद्वीप का है। तो इसको याद रखिएगा। ट्रिक है इसकी अदालत, अदालत जनघनत्व, जनघनत्व में अदालत की बात करते हैं तो सर्वाधिक सबसे न्यूनतम जनघनत्व जो है किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। इसके बाद दा से है दादरा नगर हवेली, ला से लक्षद्वीप, ता को साइलेंट कर दीजिए। ठीक, ये इसके बाद फिर सर्वाधिक जनघनत्व और जिलों की बात करते हैं तो दिल्ली, चेन्नई में दिल्ली और चेन्नई के जो ज़िले हैं, इसमें अभी क्लियर नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जनघनत्व वाले ज़िले यदि बात करते हैं तो दिल्ली और चेन्नई में ही हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद अगला चलता है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 17.70 है। यानी कि 10 की वृद्धि का मतलब पिछले वाली जनसंख्या से अगली वाली जनसंख्या के मध्य अंतराल में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई, यही चीज़ कहते हैं 10 की वृद्धि दर। तो यदि हम बात करते हैं तो 2011 की 10 की वृद्धि कितनी, 17.7%। और 1991 से 2001 के बीच की जो 10 की वृद्धि रही है वो 21.54% रही है। इसको याद रखिएगा मित्रों। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है, ये तो अक्सर पूछता है 17.70 तो पूछता ही है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पता होना चाहिए कि पहले कितनी थी। अब इस समय ट्रेंड में एग्जाम में पूछ ले रहा, पुरानी इन्फॉर्मेशन भी ले लेता है। यदि हम बात करें घाती वृद्धि दर कितनी थी तो घाती वृद्धि दर 1961 से 1971 के मध्य 2.22% थी, 2.22% थे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक था 1961 से 1971 के मध्य। इसी को घाती वृद्धि दर कहते हैं क्योंकि इसी बीच जनसंख्या का जो वृद्धि दर है 10 वर्ष में बहुत अधिक रहा है। कितना रहा है, जो कि 24.8% था। और भारत में न्यूनतम वृद्धि दर वाले दशक की बात करें तो दशक की बात करते हैं तो 1911 से 1921 वाला रहा। बहुत ऑप्शन में पूछ लेता है 1921, ऑप्शन में आया करता है कि 1921 से 1931 आ जाया करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि वास्तव में सही क्या है 1911 से 1921। अर्थात कितनी न्यूनतम रूप से वृद्धि हुई थी तो बहुत न्यूनतम वृद्धि दर रही। कितनी रही, देखिए माइनस में रही है, माइनस में रही है 0.31%, माइनस में थी, इतनी कम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, महाविभाजक दशक कहा जाता है, या यूँ कहें जनगणना का महाविभाजक दशक किस वर्ष कहा जाता है। तो दशक की यदि बात करता है तो सीधे 1911 से 1921, लेकिन अगर वर्ष की बात करता है तो 1921, यानी कि 1921 में ये अक्सर कई बार पूछा जाता है किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है जनसंख्या का। तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 में, क्योंकि बहुत न्यूनतम रूप से बहुत न्यूनतम दर से जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। अब आगे चलते हैं। 2011 में वार्षिक वृद्धि दर जो कितनी थी, 1.64% थी। 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थे, और जबकि 2001 की थी 1.97%। ठीक, याद रखिएगा इसको। कुल 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो कुल 10 की वृद्धि दर राज्यों में यदि बात, पहले टोटल देखते हैं सबसे कम सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा थी मेघालय में, कुल 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक मेघालय में 10 की वृद्धि थी, फिर इसके बाद नागालैंड में थी सबसे कम जो की थी। इसके बाद इस तरह से यूनियन टेरेटरी में सबसे ज़्यादा थी वृद्धि दर दादरा नगर हवेली की, और सबसे कम थी लक्षद्वीप की। तो ट्रिक में याद करें तो 10 में दाल, 10 से 10 की वृद्धि, और में से मेघालय, और ना से नागालैंड। इसके बाद दाल में 2 यूनियन टेरेटरी हैं, यानी कि दा से दादरा नगर हवेली और ला से लक्षद्वीप। इस तरह से 10 में दाल, इसको ट्रिक याद रखिएगा, 10 की वृद्धि दर में 10 में दाल।
इसके बाद आगे चलते हैं, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर राज्यवार की बात करते हैं, यानी कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा। तो अवरोही क्रम में इसको हम ऑर्डर किए हैं। तो अवरोही क्रम में देखिएगा पहला स्थान यानी कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे है, सर्वाधिक वृद्धि दर देखिए सर्वाधिक की बात कर रहा हूँ ना, तो सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में, फिर दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे पे जम्मू कश्मीर और पाँचवें पे मिजोरम। इसका ट्रिक है देखिए, मेघा और बिहारी जम्मू में मज़ा किया। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है। मेघा नाम की कोई लड़की है और उसके साथ बिहारी है, जो कि जो है दोनों इलाहाबाद में तैयारी करते थे और जम्मू में जा कर के क्या किए, मज़ा किए। अब ट्रिक का देखिएगा, मेघा से मेघालय, बिहारी से मेघा और से अरुणाचल प्रदेश, बिहारी से बिहार और जम्मू से जम्मू कश्मीर और जो है मज़ा से मिजोरम, किया साइलेंट है। ठीक, तो इस तरह से याद रखिएगा, मेघा और बिहारी जम्मू में मज़ा किया। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक। इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव और पांडिचेरी, ये यूनियन टेरेटरी की बात करते हैं। सर्वाधिक कहाँ, दादर नगर हवेली में, इसके बाद दूसरे नंबर पे दामन और दीव में, तीसरे नंबर पे पांडिचेरी में। ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, दम पे यानी दा से दादर नगर हवेली और दम से दमन दीव और पे से पांडिचेरी, यानी यहाँ पे बात करते हैं दा दम पे से, यानी दा दम से, यानी मेघा और बिहारी जम्मू कश्मीर में मज़ा किया, कैसे, दम से मज़ा किए, दम पे मज़ा किए, खूब मज़ा किया, यानी कहने का मतलब साधारण भाषा में। चलिए आगे चलते हैं। अभी न्यूनतम 10 की वृद्धि दर राज्यवार में, अब देखिए वहाँ पे सर्वाधिक देखे हैं, अब यहाँ पे न्यूनतम देख लेते हैं। न्यूनतम में सर्वाधिक सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किसकी रही है, तो नागालैंड की रही है, इसके बाद केरल की रही, फिर इसके बाद गोवा की रही, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, फिर सिक्किम की। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है, नागा नंगा हो के गया, थोड़ा सा यहाँ पे नंगा कर लीजिएगा, यहाँ पे ट्रिक में है नंगा हो के गया, नंगा हो के गया, अर्थात कि नंगा हो के गया और कहाँ गया, ये देखिए कहाँ गया, तो आरू सिक्किम गया, नंगा हो के गया आरू सिक्किम। ठीक, नंगा हो के गया आरू सिक्किम है, नागालैंड, केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, केरल और इसके बाद गोवा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इस तरह से 10 की वृद्धि दर राज्यों की बात करें। अब यूनियन टेरेटरी की बात करते हैं, तो ला अंडा चंडा, इसे देखिए कितने बढ़िया रोमांटिक है, ला अंडा चड्डा, मतलब ला अंडा चंडा का मतलब ये है कि लक्षद्वीप, अंडमान, चंडीगढ़, मतलब सबसे कम वृद्धि दर किसकी रही, लक्षद्वीप की, इसके बाद सबसे, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप की, फिर चंडीगढ़ की। ठीक है, या दूसरी भी कह सकते हैं, लक्ष्य क्या है, अंडा और चंडा। भाई ये जो है, जो विद्यार्थी यहाँ पे इलाहाबाद में या फिर कहीं भी तैयारी करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, पहले तो पेट भर के खाओ, इसके बाद फिर चड्डा का मतलब कुछ भी काम करो, पढ़ाई करो। तो लक्ष्य, अड्डा, अंडा और चंडा। और आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद लिंगानुपात की बात करते हैं। तो लिंगानुपात यदि हम देखें तो 2011 का लिंगानुपात था 943 और 2011 का लिंगानुपात 943 और 2001 का लिंगानुपात जो था 933 था, यानी कि 10 वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, लिंगानुपात में 10 की वृद्धि हुई। लिंगानुपात अच्छा होता क्या है, मतलब कि 1000 पुरुषों के पीछे, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या, यानी कि कितनी 1000 पुरुषों में स्त्रियां हैं, उनको कहते हैं लिंगानुपात। तो कुल लिंगानुपात यदि हम बात करते हैं तो राज्य में सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो केरल की है, इसके बाद फिर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा की है। इसी तरह से उसमें यूनियन टेरेटरी में सबसे ज़्यादा की बात करें तो पांडुचेरी के, और सबसे कम की बात करें तो दमन और दीव का। ट्रिक में है कह पगला, कहते हैं ना कुछ कोई बात होती है तो हम एक दूसरे कहते हैं तुम पागल हो, कहो क्या बात है, तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, कह पगला। तो पगला को थोड़ा सा दा में बदलिएगा, तो कह पदला, मतलब ला से आपका हो जाएगा लिंगानुपात, और का से आपका हो जाएगा केरल, और हा से आपका हरियाणा हो जाएगा। इस तरह से पा से हो जाएगा पांडुचेरी और दा से दमन हो जाएगा। वो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, तो याद हो गया होगा। इसके बाद फिर लिंगानुपात के बाद आते हैं हम राज्यवार क्रम में देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है, जैसे नेट जा रहा पीजीटी में अक्सर यहीं से क्वेश्चन ही पूछता है। वो 1 नंबर 2 नंबर का नहीं पूछता है, वो सीधा जो है उससे पूछता है 20 से घुस करके। तो हम इसीलिए 5-5 के क्रम कम से कम रखे हुए हैं। अब देखिएगा
पहला है आपका, जैसे सर्वाधिक की बात कर रहा है, देखिए सर्वाधिक की बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, तो सर्वाधिक में है सबसे ज़्यादा केरल में लिंगानुपात, इसके बाद तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में। मतलब ये है कि केरल में यदि बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 1084 स्त्रियाँ हैं। मतलब कि स्त्रियों की संख्या यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, तो कौन सा राज्य है, केरल है। इस तरह से फिर देखिए पांडिचेरी की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पांडिचेरी में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे 2 राज्य हैं, वहाँ पे ऑप्शन में आ सकता है कि निम्नलिखित में राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा है। तो स्त्रियों की संख्या पुरुष की अपेक्षा आपके 2, केरल और पांडिचेरी। यदि अगर दोनों को मिला दिया जाए तब की बात है। यदि अगर केवल राज्य पूछता है, यूनियन टेरेटरी नहीं पूछता है, तो आपका केरल ज़्यादा उचित आंसर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक में लिंग के तुम अंधे 36 मेघ हैं, मतलब यही बात, मतलब आसमान में तारे दिखाने की बात कर रहे हैं। तो लिंग के तुम अंधे, लिंग के को आप कुछ भी समझ लीजिए, लिंग के तुम अंधे 36 मेघ हैं, मतलब तुमको दिखाई नहीं देता है, तुम अंधे हो। कितने मेघ हैं, 36 मेघ हैं आसमान में, वही बात कर रहे हैं। तो लिंग के से मतलब लिंगानुपात, और के से केरल, और तुम से ता से तमिलनाडु, यानी तुम से तमिलनाडु, और अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश, और 36 का मतलब छत्तीसगढ़, और मेघ से मेघालय। मतलब या तो फिर यहाँ से कुछ कहते हैं ना, के तुम अंधे हो क्या, तो के तुम अंधे हो याद कर लो, आप याद कर लेंगे के तुम अंधे, ये ज़्यादा आसान है, के तुम अंधे बस। लेकिन लिंगानुपात याद रखिए, के तुम अंधे 36 मेघ हैं। तो इस तरह से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हो गए। अब इस तरह से यूनियन टेरेटरी की बात करते हैं, तो यूनियन टेरेटरी में पांडिचेरी सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है, 1037, यानी 1037। फिर इसके बाद लक्षद्वीप रखता है, फिर इसके बाद अंडमान द्वीप रखता है। तो उसमें जो है ट्रिक में है पुलाव प्लस अंडा, या ये 2 ट्रिक हैं इसमें। या तो आप पुलाव याद कर सकते हैं, पुलाव में होगा पू से पौंडीचेरी, ला से लक्षद्वीप, और आओ से अंडा, या आओ से मतलब अंडमान। या फिर ऐसे याद कर दिया, हम खाने सब लोग खाते हैं क्या, अंडा और पुलाव, तो अंडा प्लस पुलाव, यानी पुलाव पू से पौंडीचेरी, और ला से लक्षद्वीप, वह साइलेंट कर दीजिए, आ से अंडा, तो पुलाव अंडा। तो ये हो गया आपका लिंगानुपात यूनियन टेरेटरी का। अब ये सर्वाधिक की बात होगी। अब न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, तो न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे जो न्यून लिंगानुपात राज्यों की बात करें तो हरियाणा, सबसे लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का है, इसके बाद जम्मू कश्मीर का है, फिर सिक्किम का है, फिर पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है ये 2011 की जनगणना अनुसार है, ना कि अब वर्तमान में। अब वर्तमान में दिए, अगर 2021 की जनगणना अनुसार अब आगे, तो जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, हरी जसी पाऊँ। जसी का मतलब जानते हैं, जसी का मतलब होता है जस का मतलब होता है कीर्ति, एक तरह से देखा जाए, जस, जस हरी जस पाऊँ कहते हैं ना, उसका जस है, उसका मतलब एहसान, कीर्ति नहीं एहसान। जसी का मतलब एहसान। तो या कृपा कहें, हरी जस पाऊँ, यानी कि कोई भक्त है वो कहता है हरी जस पाऊँ। तो हरी से हरियाणा, ज से जम्मू कश्मीर, सी से सिक्किम, और पा से पंजाब, और ऊ से उत्तर प्रदेश। इस तरह से देखा जाए तो लिंगानुपात, अच्छा उत्तर प्रदेश का आप स्पेशल रूप से लिंगानुपात याद करेंगे, याद रखिए, क्योंकि ये अलग से पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 912। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ विदेश से। इसके बाद हम यूनियन टेरेटरी की बात करते हैं, तो यूनियन टेरेटरी में जो लिंगानुपात है वो दमन द्वीप का 618, और इसी तरह से दादरा नगर हवेली का 774, और चंडीगढ़ का 818। और इसका ट्रिक क्या है, दमदार चंडी। ठीक, दमदार मतलब चंडी, दमदार मतलब अच्छी, बहुत अच्छी है। इसके बाद चंडी याद रखिएगा, दमदार चंडी, दम से दमन द्वीप, दा से दादर नगर, और र से र को साइलेंट कर दिया, यूँ करिए दादर नगर। इसके बाद चंडी से चंडीगढ़। तो इस तरह से वो लिंगानुपात हो गया। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, हाँ वहाँ पे जनसंख्या हमने जो लिखा था वही हमको जिला लिखना था, यहाँ पे गलत हो गया, हम आके यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, कोई बात नहीं। जनसंख्या सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की यदि बात करता है तो माहे, और दूसरा है आपका अल्मोड़ा। तो जो माहे है वो आपको पांडिचेरी में है, और अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड में है, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। बहुत ही अच्छा इलाका है यहाँ पे टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो। इसके बाद दूसरा है अगला अगले पॉइंट में चलते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की यदि हम बात करते हैं तो दमन, और दूसरा है लेह।
तो दमन और दमन जो है दमन द्वीप में है, और लेह जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है, लद्दाख में है, याद रखिए। इसके बाद यहाँ से 0 से 6 वर्ष, अच्छा यहाँ पे 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंग अनुपात भी कभी कभार पूछता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग मतलब कि शिशुओं का पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? शिशुओं का लिंग अनुपात पूछा जा रहा है हमसे। तो शिशुओं का लिंग अनुपात की यदि हम बात करें तो भारत का शिशु लिंग अनुपात 2011 में कितना था? 919 था। और 2011 में 919 है, और 2001 की जनगणना अनुसार 927 रहा है। देखिए ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जो लिंगानुपात है यहाँ पे 2011 में घट गया है। घटने का मतलब यहाँ पे इस समय लड़कियों की संख्या में कमी पाई जा रही है, यानी स्त्रियों की संख्या में कमी पाई जा रही है, यानी कि लोग हैं वो स्त्रियों, यानी ये कहें कि लड़कियों को हे दृष्टि से देख रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, ये अलग मैटर है। लेकिन लिंगानुपात की हम बात करें तो कम है, जो कि सही नहीं है, कायदे से बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, वो अलग मैटर है। अगर हम राज्य की बात करें शिशु लिंगानुपात में, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश है और सबसे कम हरियाणा है। देखिए अरुणाचल प्रदेश फिर भी ठीक ठाक है, भले ही पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ का लिंगानुपात ठीक ठाक है। देखिए हरियाणा का जो है वो सबसे कम लिंगानुपात है। और इसी तरह से हम यूनियन टेरेटरी की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, वहाँ का 968 है, और जो कि सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरेटरी में, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। और दिल्ली का यदि बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है। अच्छा, यहाँ पे लिंगानुपात कम होने के कारण हो सकता है क्या? लिंगानुपात कम होने का कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। वजह क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरे स्टेट के लोग भी आकर के बसे हुए हैं। तो अब दूसरे स्टेट के लोग आके बसेंगे तो ज़्यादातर कौन आएगा? पुरुष ही आएगा। स्त्री तो बहुत कम आती हैं। ऐसा नहीं कि रोजगार के लिए स्त्रियां स्थानांतरण नहीं करती, प्रवासन नहीं करती हैं, लेकिन चूंकि बहुत कम करती हैं, तो यहाँ पर बाहरी प्रदेशों के ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो कि पुरुष हैं, इसलिए यहाँ का लिंगानुपात बहुत कम है वहाँ। और इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक में शिशु और हरि आदि, मतलब शिशु और हरि आदि, शिशु का मतलब होता है बालक, तो इसको आप याद ही रखेंगे, शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। और इसके बाद आरु का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, हरि का मतलब हरियाणा होता है, आदि में है आ का मतलब यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दिल का मतलब दिल्ली। इस तरह से शिशु अरु हरि आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखें हम राज्यवार क्रम देखें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों का अवरोही क्रम, मतलब कि घटते हुए क्रम में, यानी सर्वाधिक राज्यों में लिंगानुपात की बात करता है तो पहले नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। पहले नंबर पे यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पे केरल। कहने का मतलब ये है कि 2011 की जनगणना अनुसार शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद फिर इसके बाद मिजोरम है, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल है। और हमने ऊपर देख ही लिया है कि सबसे कम किसका है। सबसे कम हमने देखा ही, अभी देखिए सबसे कम हरियाणा का है, कितना? 834। सबसे ज़्यादा 972 अरुणाचल प्रदेश का है। अब इस तरह से अगर इसके हम ट्रिक देखें, ट्रिक की यदि बात करें तो अरुणा, मिजो, मेघा, 36 के, 36 का मतलब हमारे यहाँ एक मुहावरा है, 36 के उसके आंकड़े कैसे हैं? 36 के मतलब आपस में पट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अरुणा एक कोई लड़की है, मिजो कोई लड़का है, और मेघा कोई लड़की है। मतलब इन तीनों दोस्तों का क्या है? 36 के आंकड़े चल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई मचाए हुए हैं। तो कहने का मतलब शिशु लिंगानुपात का मतलब ये है कि आप इसको ट्रिक को याद रखेंगे, अरुणा 36, अरुणा, मिजो, मेघा 36 के मतलब जितने में, सॉरी। तो पहले नंबर पे अरुणाचल, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पे केरल। इस तरह से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य आरोही क्रम में, मतलब सबसे कम पहले, सबसे ज़्यादा बाद में, सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ज़्यादा से ज़्यादा बाद में। ठीक है, सबसे ज़्यादा भी बाद में, यदि हम पूरे 28 राज्यों को यदि अगर जोड़े सबसे वही आएगा। तो हम शुरू के 5 याद करते हैं, फिर बीच का ट्रिक से लगा लेते हैं, या फिर बीच का ऑप्शन के हिसाब से हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमको 5 कम से कम पता होने चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं न्यूनतम में, तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का, आपने ऊपर देखा ही है। इसके बाद पंजाब का है, फिर जम्मू कश्मीर का, फिर राजस्थान का, फिर गुजरात का है। यानी कि 890 गुजरात का है और 800
834 आपके हरियाणा का है। तो 834 सबसे कम राज्यों में है। इस तरह से देखा जाए तो इसका ट्रिक है हरि पंजरागु। हरि पंजरागु मतलब यहाँ पे पग, थोड़ा सा पग समझिएगा, मतलब पैर। प्रभु यानी हरि का मतलब प्रभु, पंजरागु मतलब लागू यहाँ पे समझिएगा, मतलब हम हरि के पैर स्पर्श कर रहे हैं या चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरणों में वंदना कर रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो हरि पंज रागु, हरि का मतलब हरियाणा, पंज का मतलब पंज में से पान, पा का मतलब होता है पंजाब, जा का मतलब जम्मू कश्मीर, रा का मतलब राजस्थान और गु के मतलब गुजरात। इस तरह से हमने देखा कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ट्रिक के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद करने में आसान रहता है ट्रिक से। तो एक दो बार अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप याद कर सकेंगे। इसके बाद फिर अगला है दिल्ली, जो है यूनियन टेरेटरी, सॉरी यूनियन टेरेटरी की हम बात करें तो पहला नंबर दिल्ली का है, फिर दूसरा नंबर चंडीगढ़ का है, दमन दीव का तीसरा नंबर, अर्थात कि सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात है शिशुओं का वो दिल्ली में है। इसके बाद फिर चंडीगढ़ में है, फिर इसके बाद दमन दीव में है। ठीक है, दे चंडी दम से, दे चंडी दम से, दे से दिल्ली, चंडी से चंडीगढ़, दम से मतलब दमन दीव, से को साइलेंट कर दीजिएगा आप। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यदि कभी कभार ये पूछ लेता है कि शहरी लिंगानुपात कितना है और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो यदि हम बात करें शहरी लिंगानुपात की, तो शहरी लिंगानुपात है 929 और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 949। अच्छा, शहरी में लिंगानुपात क्यों कम है यहाँ भी, तो यहाँ पे एक रीज़न है रोजगार के लिए। शहरों में जिस प्रकार से दिल्ली में, दिल्ली एक सिटी है, रोजगार का बहुत सारे वहाँ पे अड्डे हैं, तो वहाँ पे औद्योगिक केंद्र भी हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत सारी हैं, टेक्निकल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग बाहरी क्षेत्र बाहरी लोग जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे इसी तरह से शहरी लिंगानुपात इसी वजह से बढ़ता है, किसके लिए, मुख्यतः रोजगार। तो लोग जो है जहाँ पे रोजगार के साधन, जिन शहरों में रोजगार के साधन होते ही हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या प्रवसन कर जाती है, विशेषतः पुरुष ही जाते हैं। तो पुरुषों की जनसंख्या अधिक महिलाओं की अपेक्षा प्रवासित होती है, जिसके वजह से शहरों का लिंगानुपात बढ़ जाता है, जिसके वजह से सॉरी कम हो जाता है। लिंगानुपात कम होने का मतलब पुरुषों की संख्या अधिक महिलाओं की अपेक्षा, अर्थात महिला की संख्या वहाँ उस क्षेत्र में कम है और पुरुषों की संख्या अधिक है, अर्थात लिंगानुपात कम हो जाएगा। और ग्रामीणों में 949 है, तो ग्रामीण में ठीक ठाक है। इस तरह से आज हमने अपने जनसंख्या के फर्स्ट वीडियो में या पहले सेक्शन में हमने ये देखा। इसके आगे का सेक्शन मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा बनाने की। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, मेरा आपके लिए समझ में आता हो कि लाभकारी है वीडियो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपको धन्यवाद मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।